हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी कुछ अजीब सी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 31 दिसंबर की वो रात थी और ठंड ने जैसे पूरे शहर को जकड़ लिया था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां दूर दूर तक अंधेरा पसरा था, वहीं पर एक आदमी जिसका नाम अनिल था, लेकिन उसके घर वाले और उसके कुछ दोस्त भी विजय कहकर बुलाते थे। अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था वो। रात के लगभग 11 बज चुके थे और गांव की सुनसान सड़कें सन्नाटे से भरी हुई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा के झोंके ने ठंड को और गहरा कर दिया था। अनिल अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार था। शादी की मिठास और बातचीत के बीच उसने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि उसने रात के सफर के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रास्ता पहाड़ी और घुमावदार था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे जो अंधेरे में किसी विशाल राक्षस जैसे लग रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल थी ही नहीं। अचानक अनिल को महसूस हुआ कि उसकी बाइक थोड़ी धीमी हो रही है। उसने पेट्रोल का मीटर देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गई। टैंक लगभग खाली थी। उसे याद आया कि आखिरी पेट्रोल पंप कई किलोमीटर पहले था। शायद पास के किसी गांव में मदद मिल जाए। उसने खुद को दिलासा दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी में लिपटी थी, लंबे खुले बाल और अजीब सा भाव। ठंड में इतनी रात को सड़क पर किसी औरत का होना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अनिल ने सोचा कि शायद वो मदद मांग रही है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, औरत ने अचानक से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। विजय ने डर के मारे बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही पल बाद वो औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी हुई मिली। अब विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या कुछ और, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका सच तब हुआ जब उसने देखा कि वो औरत इस बार उसकी बाइक के ठीक पीछे खड़ी थी, बिना किसी आवाज के। वो औरत अनिल के कानों में फुसफुसाई, "कहाँ जा रहे हो?" उसकी आवाज ठंडी लेकिन इतनी डरावनी थी कि अनिल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। आगे की सड़क पर उसे एक पुरानी सी हवेली जैसा घर दिखाई दिया। अनिल ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। उसने बाइक रोकी और डरते डरते घर के अंदर गया। घर पूरी तरह से वीरान था, लेकिन अंदर अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा में एक अजीब सी सर्दी और चीखने की आवाज गूंजने लगी। "कौन है यहाँ?" विजय भी घबरा कर चिल्लाया। तभी एक पुराना दर्पण उसके सामने चमकने लगा। वो आईने में उसने खुद को नहीं, बल्कि कई अजीब अजीब चेहरे देखे। कोई बिना सिर का आदमी, कोई जली हुई औरत और कोई ऐसा दिख रहा था मानो उसे जिंदा दफन कर दिया गया हो
और फिर खोदकर उसे मिट्टी से वापस निकाल दिया गया हो। अनिल के होश उड़ चुके थे। वहां से बाहर भागने की कोशिश में उसने देखा कि घर की हर दीवार से कुछ काला लिक्विड जैसा निकल रहा है। जब वो और करीब जाकर देखने लगा तो उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हर कोने से परछाइयां निकल रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। शुरू में उसे लगा कि शायद ये घर में काला धुआं जमा हो रहा है, लेकिन जब वो परछाइयां करीब आई तो उसे समझ में आया कि ये शायद आत्माएं हैं। वो चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक बूढ़े आदमी की परछाई उसके सामने आई। उसने कहा, तूने इस घर में कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। ये वो जगह है जहां हर साल इस रात को आत्माएं जमा होती है। अनिल जब लगभग बेहोश ही होने वाला था, उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का मारा। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिल बाहर गिर पड़ा। बाहर का सन्नाटा और ठंड अभी भी वैसी ही थी, लेकिन घर की ओर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखा। वहां अब कोई हवेली ही नहीं थी। अनिल ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से गांव की ओर भागा। वो मन ही मन सोच रहा था कि पूरा के पूरा घर कैसे गायब हो सकता है, लेकिन उस समय उसे अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अगले दिन जब उसने ये घटना गांव वालों को बताई तो सबने कहा, तूने शायद पुरानी भूतिया हवेली देखी होगी। वो घर सालों पहले जल गया था, लेकिन वहां अब भी भूतों का बसेरा है। हर साल 31 दिसंबर को वो आत्माएं अपनी कहानी सुनाने के लिए शायद वापस आती होगी, और जो भी उनकी कहानी सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। तो किस्मत वाला था कि तू बच गया। अनिल का चेहरा ये सुनकर पीला पड़ गया। वो समझ चुका था कि उसने अपने जीवन की सबसे डरावनी रात का सामना किया है, और उसके बाद से कई दिनों तक उसने रात में कहीं आना जाना ही बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी अनिल की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें अली ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी मेरे बचपन में उन्होंने मुझे सुनाई थी। हो सकता है कि शायद आपको इस कहानी पर यकीन आ भी जाए और ना भी आए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ कि मैं कश्मीर से हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जहाँ सुंदर सुंदर पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत नज़ारे हैं। पर आपने अपने दादा या दादी से, या हो सकता है कि घर के किसी बूढ़े बुजुर्ग से ये कहते हुए तो सुना ही होगा, जो चीज़ जितनी सुंदर होती है वो उतनी ही खतरनाक होती है। तो चलिए अब मेन कहानी पर आते हैं। ये बात तब की है जब मेरे दादा बहुत छोटे थे। उस समय भी लोग काफ़ी कम हुआ करते थे और छोटे छोटे गांव हुआ करते थे हमारे कश्मीर में। उस समय लाइट्स भी नहीं थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी हमारे गांव में, और लोग लालटेन या फिर मोमबत्ती का यूज़ किया करते थे रास्ता देखने के लिए। बात तब की है जब मेरे दादा मार्केट से घर लौट रहे थे। उन्होंने मार्केट से काफ़ी ताज़ी मछलियाँ खरीदी हुई थी। क्योंकि मार्केट हमारे घर से दूर था, इसलिए लोग सुबह में ही मार्केट जाया करते थे ताकि शाम होने से पहले पहले वो घर लौट सके। मेरे दादा ने जब मछलियाँ खरीदी तब तक शाम होने वाली थी, इसीलिए मेरे दादा ने सोचा क्यों ना मैं सड़क वाले रास्ते से ना जाकर जंगल वाले शॉर्टकट से होकर घर तक चला जाऊं, जिससे कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर दादाजी ने जंगल का रास्ता चुना और वो उसी में चल पड़े। देखते देखते शाम हो गई। जब दादाजी ने जंगल से जाने का फैसला किया, एक बार को मन में उनकी घबराहट हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जल्दी पहुंचना है तो यही सही है। फिर जब दादाजी जंगल से जा रहे थे तब उन्होंने एक लड़की को देखा, जो कि जंगल के ही रास्ते के एक सड़क पर कोने में बैठी हुई थी। दादा ने जब उसे देखा तो उससे पूछा कि कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर उस लड़की ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वो रोने लग गई।
दादाजी ने फिर से पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। दादा ने सोचा कि शायद वो एक दूसरे से अनजान है, इसलिए वो दादा से बात करने में डर रही है। दादाजी ने पूछा कि क्या तुम मेरे घर चलना चाहते हो, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ रात होते ही जंगली जानवर आ जाते हैं जो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उस लड़की ने अपना चेहरा ढक कर रखा था, इसीलिए उसने अपने सर को हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर वो दादाजी की साइकिल के पीछे बैठकर उनके साथ उनके घर चले गई। दादाजी उसे पूरे रास्ते बात करते रहे पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर वो दोनों घर पहुंचे। मेरी परदादी ने जब दादाजी के साथ एक लड़की को देखा तो उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है। दादाजी ने बताया कि जंगल में शायद खो गई थी और रो रही थी, इसीलिए मैं इसको अपने घर लेकर आया। मेरी परदादी ने कुछ भी नहीं बोला और उसको घर के अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद मेरी दादी मछली लेकर उस लड़की के आगे आगे चलने लगी। वो लड़की मेरी दादी के साथ साथ किचन में चली गई। मेरी दादी को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लड़की एक सेकंड के लिए अपने घूंघट को उठा नहीं रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, बस वो चुपचाप खड़ी थी। पर मेरी जो दादी थी वो बहुत कोशिश की कि उसका चेहरा देख सके, लेकिन वो बार बार अपने घूंघट को सही कर लेती। मेरी दादी ने भी सोचा शायद ये डरी हुई है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। मेरी दादी ने सोचा कुछ टाइम के लिए इसको किचन में छोड़ देती हूँ ताकि वो थोड़ा आराम भी कर लेगी और उसका डर भी खत्म हो जाएगा। यही सोचकर जो मेरी दादी थी उसने लड़की से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं आती हूँ, और मेरी दादी वहां से चली गई। दोस्तों, वैसे तो वो मेरे दादा की माताजी थी, इस हिसाब से वो हमारी परदादी लगी, लेकिन हम उन्हें भी दादी कहकर ही बुलाते हैं। कुछ टाइम बाद मेरी दादी जब किचन में लौटी तो वो देखकर हैरान हो गई कि वो लड़की कच्ची मछलियों को खा रही थी और साथ में कुछ अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। उसे ये ध्यान भी नहीं था कि उसने जो घूंघट किया था वो भी हट चुका था। मेरी दादी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। मेरी दादी ने सोचा कि अगर इसे नहीं भगाया तो ये हमारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए चुपके से वो एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। तब तक उस चुड़ैल ने भी मेरी दादी को देख लिया था। उसे भी पता चल गया था कि मेरी दादी ने उसका चेहरा देख लिया है। वो तुरंत मछली खाना छोड़कर मेरी दादी पर हमला करने के लिए झपटी। मेरी दादी ने तुरंत उसकी तरफ वो जलती हुई लकड़ी आगे कर दिया, जिससे वो चुड़ैल पहली बार तो पीछे हटी, लेकिन जैसे ही दूसरी बार वो आगे हटी हमला करने, मेरी दादी ने वो जलती हुई लकड़ी से उसे जला दिया। और जब वो जल रही थी तब वो भयानक आवाजें निकाल रही थी। ऐसी आवाज सुनकर मेरे जो परदादा थे वो भी मेरे दादा के साथ किचन की तरफ भागे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा मेरी परदादी ने उस चुड़ैल को लकड़ी से जलाकर रख दिया था। जब उस चुड़ैल ने मेरे परदादा और दादा को देखा तो वो डर के जलते हुए घर से बाहर जंगल की ओर भागी। मेरी परदादी ने मेरे दादा से कहा, वो तो तुम्हारी जान ले लेती, पर वो मछली की खुशबू की वजह से तुम्हें बिना मारे तुम्हारे साथ घर तक आ गई ताकि वो मछली खा सके। तब मेरे दादा ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए वो कभी भी उस जंगल के रास्ते से घर पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अमित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1970 के आसपास की है, जब टेक्निक उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और गांव के रास्ते आज की तरह रोशन भी नहीं होते थे। अमित वैसे तो एक नॉर्मल सा लड़का था। नौकरी के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे गांव तक यात्रा करता था। उस दिन उसे अपने पुराने गांव नरैनी जाना था। नरैनी एक ऐसा गांव था जिसे लोग रात में अकेले जाने से डरते थे,
अमित ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कई सारी ऐसी अफवाहें पहले भी सुन रखी थी। उसने सोचा डर सिर्फ मन का वहम है। उसने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और जरूरी काम के पेपर्स रखे। शाम तक काम खत्म हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। अमित ने तय किया कि वो तुरंत गांव के लिए निकल जाएगा, ताकि सुबह का समय बर्बाद ना हो। सफर की शुरुआत काफी अजीब रही। अमित ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और नरैनी के लिए आगे बढ़ पड़ा। रात का समय था, करीब कुछ 9 बज चुके थे। रास्ता लंबा था और जंगल से होकर गुजरता था। उस समय तो अच्छी जो सड़कें होती थी वो भी काफी ज्यादा घनी झाड़ियों से घिरी हुई होती थी। और अमित ने सोच ही रखा था कि मुझे कैसे भी आज ही निकलना है। सड़क बहुत कच्ची भी थी और दूर दूर तक कोई घर ही नहीं था। तो घर ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि रोशनी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और रात की सर्द हवा का एहसास सा था। कुछ दूरी तक सफर आसान था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, रास्ता और डरावना लगने लगा। घने पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थी, मानो आसमान को ढक रही हो। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जो अमित को बेचैन कर रहा था। अचानक अमित को लगा कि उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने साइकिल रुकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और मन ही मन वो सोचने लगा कि शायद मेरा वहम होगा। उसने खुद को समझाया और फिर से साइकिल चलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ दूरी तय की, आवाजें फिर से आने लगी। इस बार आवाज और करीब लग रही थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या उसका मन उसे भ्रमित कर रहा है। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। अचानक अमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी है। वो आदमी जैसे लग रहा था, लेकिन उसकी आकृति काफी धुंधली थी। अमित ने सोचा कि यह कोई राहगीर होगा। उसने साइकिल रुकी और धीरे से पूछा, भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। अब अमित को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। अमित ने साइकिल तेज चलाना शुरू कर दी। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घने जंगल में वो बिल्कुल अकेला था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या वो परछाई सच थी, या क्या वो सच में रास्ता भूतिया था? वो अपने दिमाग में कई सारे सवालों के जवाब खुद से ही पूछ रहा था। कुछ देर बाद उसे एक टूटी हुई गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के चारों पहिए पंचर थे और दरवाजे खुले हुए थे। उसने गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाड़ी पर धूल जमी हुई थी, मानो वो कई दिनों से वहीं खड़ी हो। जैसे ही अमित आगे बढ़ा, उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से ठिठक गया। आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? आवाज अचानक बंद हो गई। अमित के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी साइकिल पकड़कर तेजी से पेडल मारना शुरू किया। अब उसे लगने लगा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा भी चुका था। थोड़ी देर बाद अमित को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर खंडर जैसा था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। अमित ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वो तुरंत ही भागकर मंदिर के अंदर गया। मंदिर में एक बूढ़ा आदमी, जो कि साधु लग रहा था, वो बैठा हुआ था। उसने अमित को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अमित ने अपनी सारी बातें बताई। फिर उस संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये जंगल शापित है। यहाँ पर कई साल पहले एक पूरा गांव बर्बाद हो गया था। तब से यहाँ अजीब घटनाएं होते रहती है। जो भी इस रास्ते पर रात के समय सफर करता है,
वो या तो लापता हो जाता है या डर के मारे पागल हो जाता है। साधु ने अमित को रात वहीं रुकने को कहा, लेकिन अमित जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपने गांव पहुंचना है, क्योंकि अमित वहां पर भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा था। साधु ने उसे आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना मन शांत रखो और किसी भी चीज को देखकर डरो मत। अमित ने फिर से साइकिल उठाई और अपने सफर पर बढ़ चला। जैसे ही वो जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला बीच सड़क पर खड़ी हुई थी। महिला के बाल चेहरे पर झूल रहे थे। अमित का शरीर ये देखकर सुन्न हो गया था। उसने अपनी साइकिल रोक दी और डरते हुए बोला, आप कौन हो और बीच सड़क पर क्यों खड़ी हो? महिला ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर कोई आंख थी ही नहीं, बस गहरे गड्ढे थे। अमित की चीख निकल गई। उसने अपनी साइकिल घुमाई और पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू किया। अमित किसी तरह जंगल से बाहर निकला और अपने गांव पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अमित ने उस दिन के बाद कभी भी अकेले सफर करने की हिम्मत ही नहीं की। उसकी एक कहानी कई सारे लोगों को उस गांव में उसने बताई। उनमें से 2-4 लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बातें सच है, और वो औरत या वो चुड़ैल जिसे तुमने देखा वो कौन है, मैं उसके भी बारे में जानता हूं। और तब से लेके आज भी नरैनी की ये घटना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी ललित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ललित है। मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी कज़िन बहन के साथ घटी थी। अब घटना पर आता हूँ। बात है 2011 की। तब मेरी बहन की शादी हुई थी। मेरी बहन की उस समय उम्र 23 साल की थी। जब मेरी बहन की शादी हुई, उसके 1.5 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारी बहन की तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उसके ससुराल वालों ने कहा कि आकर अपनी बहन को लेकर चले जाओ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि अचानक हमारी बहन को क्या हुआ। उन लोगों का ये कहना था कि हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए, उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आगे जो भी है वो आप लोग देख लो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी बहन को अपने घर पर लाया। हमारी बहन के दोनों हाथ काले हो रखे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या बीमारी हो गई है। उन लोगों ने ये भी बात कही कि ये किसी भी चीज़ को अगर पकड़ती है या हाथ लगाती है, वो चीज़ खराब हो जाती है और उसमें से गंध आने लगती है। हम लोगों को ये बात सुनकर तुरंत ही समझने में देरी नहीं लगी कि ये हो ना हो कुछ ऊपरी मामला है। इसीलिए पास में रहने वाले एक बाबा को हम लोगों ने बुलाया और उनसे कहा कि आप ही आकर देखिए क्या बात है। बाबा ने जब घर में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। हम समझ चुके थे कि बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बहन को बाबा के सामने लाया। बाबा ने उसे देखते हुए कहा कि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है या इसके शरीर में जिस आत्मा का बसेरा है, वह आत्मा कई 100 साल पुरानी है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी है, इसलिए वो आसानी से इसका शरीर नहीं छोड़ेगी। बाबा की ये बात सुनकर मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स बाबा के पैरों में गिर गए कि बाबा कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। उनने फिर 11 दिन का टाइम मांगा। बाबा का कहना यह था कि 11 रातों तक इसके साथ जो क्रिया करनी पड़ेगी उसमें कोई नहीं होना चाहिए। हम भी बाबा की बात पर मान चुके थे। जब अगली रात में बाबा आए घर में, तो मेरी बहन एक अजीब सी डरावनी आवाज़ में बाबा को देखते ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तू घर में क्यों आया है, यहाँ से वापस लौट जा। अगर तू कुछ समय में यहाँ से नहीं गया तो आज तेरी मौत पक्की है। इतना कहने के बाद भी बाबा वहाँ से नहीं हिले। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी बहन के मुंह से आग निकलने लगी।
और बाबा के जो कपड़े थे वो पूरी तरह जल चुके थे। लेकिन फिर भी बाबा ने हार नहीं मानी। उनके साथ एक आदमी और था जो क्रिया का सामान लेकर खड़ा हुआ था। उसने क्रिया करना शुरू ही किया था कि कैसे उसके हाथ भी काले पड़ने लगे और क्रिया का उसके हाथ में जितना सामान था वो सब एक एक करके उसके हाथ से छूटकर गिरने लगा। और जब वो सामान सब नीचे गिरा, एक झोला था जिसमें वो सारा सामान था, उस झोले में से अजीब सी गंध आने लगी और कीड़े निकलने लगे, जिससे ये समझ में आया कि वो सामान भी खराब हो चुका है। फिर बाबा एकदम से पीछे हटे और उस आदमी को भी पीछे हटाने लगे, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हिल पा रहा था। उसके पैर वहीं पर जम चुके थे और देखते ही देखते जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि उसके पैर भी अब सड़ चुके थे और उनमें से भी कीड़े निकल रहे थे। इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद हम सबके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही देर में बाबा ने मेरी बहन के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि इसकी ज़िंदगी बख्श दे, इसे कुछ मत कर, इसे यहाँ से जाने दे। इतना कहना था कि वो चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगी और कहने लगी, दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आना। बाबा वहाँ से निकल गए और घर के बाहर जाने के बाद हम सभी लोगों ने बाबा को घेर लिया। बाबा से हम दोबारा हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे कि कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। बाबा ने कहा कि अगर आज मैं उससे ये बात नहीं कहता तो जो मेरे साथ में आदमी था वो उसे जान से मार देती। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं कल दोबारा आऊँगा। इस बार बाबा आए तो घर के बाहर मैं ही उन्हें लेने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि बाबा अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ कि चीज़ें खराब हो गई या फिर आप लोग उसे नहीं ठीक कर पाए, बाबा कहने लगे कि आज वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैंने क्रिया के सारे सामान पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक दिए हैं, जिसके बाद अगर वो कुछ करना भी चाहे तो वो असंभव होगा। इतना कहने के बाद कहीं मेरे दिल में संतुष्टि थी और मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, अब घर पे चलते हैं। अंदर आ जाने के बाद बाबा ने हम सभी लोगों से बाहर रुकने के लिए कहा। हम सब के सब बाहर खड़े हुए थे। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि अंदर उस बाबा ने क्या किया, लेकिन जब वो बाबा पहले दिन घर से बाहर निकले तब उस कमरे की दीवारों पर हर जगह कीड़े रेंगते हुए नज़र आ रहे थे और जो छत की दीवार थी वह पूरी काली पड़ चुकी थी। उस कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। मेरी बहन जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर कीड़े चल रहे थे। ये देखने के बाद मैं तो वहीं खड़े होकर रोने लग गया। फिर वो रात में तो बाबा वहाँ से चले गए और घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाबा ने एक चीज़ ये भी कही थी कि उसके पास कोई नहीं जाना, सुबह तक के सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली रात क्योंकि उन्हें फिर आना था। जब अगले दिन सुबह में मेरी बहन जिस कमरे में थी उसका दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो पाया कि अब कमरे की दीवार बिल्कुल पहले जैसे ठीक है और अंदर अब कोई गंध नहीं आ रही थी, ना ही तो कोई कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेरी बहन की तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। जब हम लोगों ने अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो वो भागते हुए मेरे पास आई और आकर मुझसे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, भैया ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं और बस कुछ दिन की बात है। अगली रात वो बाबा फिर आए और वैसे ही पूरे 11 दिन तक के चलता रहा। लेकिन हाँ, 11वीं रात कुछ अनोखी चीज़ें हुई जो कि सच में हम लोगों को डरा देने के लिए काफ़ी थी। जब 11वीं रात बाबा अंदर गए तो वो आवाज़ें आ ही रही थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो कीड़े ना कि सिर्फ उस कमरे में बल्कि हमारे पूरे घर में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे वो उस कीड़े को मारने जाते तो वो कीड़े उन्हें ही काट लेते। वो लोग भी दर्द से चिल्ला रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने जल्दी जल्दी घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को घर से बाहर निकाल कर आंगन में इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वहीं खड़े होकर बाबा का इंतज़ार करने लगे। बाबा कुछ ही समय के बाद बाहर निकले और कहने लगे कि वो जो कोई भी बुरी आत्मा थी वो अब भी पूरी तरह से तुम्हारी बहन के शरीर से निकली नहीं है, इसीलिए मुझे 3 दिन के बाद फिर से आना पड़ेगा। बाबा
3 दिन के बाद जब दोबारा आए तो हमने देखा कि अब हमारी बहन का पूरा शरीर काला हो चुका था। पहले तो सिर्फ हाथ और पैर ही काले थे, अब पूरा शरीर काला और उसके साथ साथ उसका चेहरा भी काला हो चुका था। वो जब भी मुंह खोलती खाना खाने के लिए तो उसके मुंह से कीड़े गिरते थे और कई बार तो हमने उसे ज़मीन से कीड़े उठाकर खाते हुए देखा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक शाम की आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जब बाबा आने वाले थे। वो शाम मेरी बहन ने मुझसे पानी मांगा। मैंने जब उसे पानी ले जाकर दिया तब पानी का गिलास हाथ में लेते ही पूरा पानी काला हो गया और वो वैसे ही गंदा काला पानी पीने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा कि ये मेरी बहन को क्या करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उस गंदे पानी को पी गई और मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उसका ये डरावना रूप देखकर तुरंत ही वहाँ से यानी कि उसके कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो रात बाबा आए तो बाबा ने कहा कि आज घर में कोई मत रहना। हम सभी लोग पहले से आंगन में जाकर खड़े हुए थे। अंदर से फिर से कुछ आवाज़ें आने लगी और इस बार बाबा ने लाल कलर का कुछ अपने साथ सामान लेकर आया था जो बराबर दिख नहीं पा रहा था कि वो क्या है। बाबा कुछ समय के बाद मेरी बहन को साथ में अपने बाहर ले आए और मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। हम तुरंत ही बाबा के पैरों में गिर गए। मैंने कहने लगा कि बाबा ये क्या बात थी और इसे क्या हुआ था। बाबा ने कहा कि जब इसकी शादी हुई थी तब ये लोग कहीं घूमने गए हुए थे और रात के समय ये वहाँ पर नहाई थी, जिसके बाद गीले बाल रख कर ये बालकनी में बाल सुखाने के लिए खड़ी थी और वहीं पर भटकती हुई एक आत्मा इसके बालों पर फिदा हो गई, जिसके बाद उसने इसके शरीर को अपना घर बना लिया। तो हमने कहा कि बाबा अब वो आत्मा से मेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं। बाबा हमारी ओर देखे और मुस्कुराए, कहने लगे कि आज के बाद वो आत्मा न कि सिर्फ तुम्हारी बहन को बल्कि कभी किसी को नहीं परेशान कर पाएगी। फिर वो जो लाल जैसा सामान उन्होंने अपने साथ लेकर आया हुआ था उस सामान को दिखाते हुए कहा कि वो आत्मा इसमें कैद हो चुकी है और अब किसी जलती हुई चिता में इस आत्मा को डालकर इसे भी हमेशा के लिए जला दूंगा। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए और फिर मेरी बहन के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी मज़ेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात आज से कुछ 40-45 साल पहले की है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी फैमिली का टेक्सटाइल का बिजनेस था, यानी कि मिल थी। सब भाई और कज़िन मिल के धंधा संभालते थे। हमारे पास एक मीडियम साइज़ का टेम्पो ट्रक था जो माल सामान लाने और डिलीवरी करने के लिए यूज़ किया जाता था। नॉर्मली ड्राइवर ही डिलीवरी करते थे, लेकिन एक रात को अर्जेंट डिलीवरी और बड़ा ऑर्डर मिला कपड़ों का। इसीलिए मेरे छोटे चाचा, जो कि मेरे पापा से 2 साल छोटे हैं, वो भी पहली बार उस ड्राइवर के साथ उसके बाजू में पैसेंजर सीट पर बैठकर डिलीवरी करने निकल पड़े। पीछे सामान भर के शटर डाल के लॉक कर दिया था और फिर वो दोनों ही वहाँ से निकल पड़े। गुजराती गाना लगाकर वो मज़े से आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि हम मुंबई में रहते थे और डिलीवरी थी गोवा में। रास्ते से जाना था और रात को करीब 10 बजे उन लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था। ठंडी का महीना चल रहा था, थोड़ा थोड़ा रास्ते में फॉग भी मिल रहा था और आप में से लोग जानते ही होंगे कि ठंडियों के महीने में अक्सर ही रात में फॉग काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 1-1.5 घंटे में वो दोनों सिटी एरिया से बाहर निकल गए थे। तब ज़्यादा हाईवेज़ नहीं थे। इतने सालों पहले जो हाईवे थे वो भी बराबर से बने हुए नहीं थे, या यूँ कहिए कि हाईवे और कच्ची सड़कों में फ़र्क पता ही नहीं चलता था। अब आया मुंबई सिटी एंड गोवा सिटी के बीच का जंगल, यानी कि गांव का कच्चा पक्का ऐसा कुछ रास्ता था। यहाँ कभी कभी पतली सड़कें भी होती थी तो कभी कच्ची सड़कें मिलती थी। स्ट्रीट लाइट्स कभी होती तो कभी नहीं। कभी कभी रास्ता ख़राब और जंगलों के बीच में से गुजरता हुआ होता था
माहौल तो एकदम ही मानो किसी भूत या पिक्चर से कम का नहीं था। फिर यही कुछ 2:30 या 3 बजे होंगे, तभी जंगल का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत बेकार रास्ता है, कितना पथरीला और आजू बाजू जंगल, चारों ओर घना अंधेरा और सड़क भी बहुत पतली सी थी। अगर इस तरह एक ट्रक पास हो रही है तो दूसरी ट्रक मानो वहाँ से जा ही नहीं सकती। ये लोग सोचने लगे कि पता नहीं ये सड़क कब ख़त्म होगी और हमें अच्छी सड़क मिलेगी। तभी कच्चे और पथरीले रास्ते की वजह से ट्रक स्लो चल रहा था। वो ड्राइवर यही कुछ 20-30 की स्पीड में होगा। उबड़ खाबड़ रास्ता था और उस अंधेरे में उस ट्रक की हेडलाइट भी मानो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, यानी कि उस हेडलाइट की रोशनी में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जब ट्रक पथरीले रास्ते पर चलती है और हिलती है तो आगे का रास्ता भी कुछ वैसा ही दिखता है, जैसा मानो ब्लर जैसा दिखता है। और फॉग भी वहाँ पर उस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा था। एक बात ये भी बता दूं कि वो फॉग हेडलाइट को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा था आगे का रास्ता देखने में। तभी मेरे चाचा ने यही कुछ 40-50 मीटर दूर देखा कि सड़क के बीचों बीच आगे की ओर एक सफ़ेद कपड़े में कोई चल रहा है। अब ये व्यक्ति कुछ अजीब सा लग रहा था। ट्रक जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में वो भी जा रहा था आगे आगे, यानी कि मेरे चाचा जो ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ से बैठे हुए उस व्यक्ति की पीठ नज़र आ रही थी। मेरे चाचा ने सोचा कि यार इतनी रात को, यानी कि रात के 3 बजे कौन है ये जो इस घने जंगल में अकेला चल रहा है। फिर ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें काले लंबे बाल भी दिखाई दिए जो सफ़ेद ड्रेस के आगे, यानी कि सफ़ेद ड्रेस के ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहे थे। तो वो समझ गए कि ये कोई औरत है। फिर तब उन्हें ख्याल आया कि गांव का सुनसान रास्ता है, शायद ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया हो। गांव में वैसे ही उस ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था। या फिर ये कोई पागल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको कोई मदद की ज़रूरत हो। काफ़ी सारे ख्याल मन में आने लगे। उन्होंने ड्राइवर को बोला, काका ज़रा हॉर्न मारो ताकि ये औरत थोड़ी सावधान हो जाए। काका ने बहुत हॉर्न मारा। औरत वैसे ही बिना मुड़े या हटे वहीं चली जा रही थी और आगे बढ़ते ही जा रही थी। फिर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, 30 से 40, 40 से 50, बल्कि 50 से 70 तक उस पथरीले रास्ते पर स्पीड बढ़ाई कि भाई नज़दीक जाए तो शायद ये भैरी सुन ले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। उन्होंने देखा कि 60-70 किलोमीटर की स्पीड पर भी वो औरत अब भी उतनी ही दूर दिखाई दे रही थी, यानी कि वो औरत नज़दीक दिख ही नहीं रही थी। जितनी तेज़ गति से स्पीड को बढ़ा रहे थे वो उसी ट्रक से आगे 40-50 मीटर की दूरी पर ही दिखती। ये देख के चाचा इतना डर गए कि मानो उनका शरीर कांपने लगा और सर दर्द से फटने लगा। सुनी सुनाई बातें तो खैर ठीक थी, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। हम ब्राह्मण लोग हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा भी बाय हार्ट याद थी। अब चाचा वापस हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या था यार। ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं तो आए दिन ऐसा सब देखता रहता हूँ और काफ़ी किस्से भी सुने हैं मैंने और दूसरे ट्रक वालों ने, लेकिन मैं पहले से ही बता के डराना नहीं चाहता था आपको। ये एक आत्मा थी जिसका कुछ इलाका होता है, एक निश्चित समय और जगह पे ही वो दिखाई देती है, या फिर उस जगह पर जहाँ इनको मारा गया हो या इनके साथ कुछ गलत हुआ हो, फिर वो नहीं दिखते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी ना तो ट्रक रोकना, ना ही इनकी मदद करने के लिए नीचे उतरना, वरना जान चले जाएगी। इस स्टोरी को चाचा ने मुझे 10 साल पहले बताया था। और दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना जिन्होंने हमें भेजी है उनका नाम यश है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ
कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।